प्रोग्राम टाइमलाइन में मां आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॻूणे वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ जी हर ईंदड़ ॾींहं ते तक़रीर जेका आहे उहा पहिरियां खां वधीक सख़्तु ऐं एग्रेसिव थींदी वञे पई। अॼु हुन हिकु दफ़ो ॿीहर पार्टी इजलास में वीडियो लिंक जे ज़रिए ख़िताब कंदे चयो आहे त सिलेक्टेड हुकूमत पूरी दुनिया में मुल्क खे अकेलो करे छॾियो आहे। मुल्क में आम माण्हू जो जीअण जंजाल थी वियो आहे। अहिड़ी सूरत हाल में मां कीअं ख़ामोश रही थो सघां। हाणे मां न ख़ामोश रहंदुसि ऐं ना ई वरी मूंखे ख़ामोश रहण जी कोशिशि कई वञे। इन अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त नवाज़ शरीफ़ जेको इहो हर जेको इन जो मौक़िफ़ आहे उन में का एग्रेसिवनेस आहे उहा पहिरें ॾींहं खां जॾहिं शिदत अख़्तियार कंदी पई वञे त उन सां गॾु जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि, ख़ासि करे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जेको नओं इताज ठहियो आहे उहो हुन सां हली सघंदो। ऐं ॿियो त नवाज़ शरीफ़ जी इन रवैये जा ख़ुदि हुन जी पार्टी ते ऐं मुल्की सियासी सूरत हाल ते कहिड़ा असर पवंदा, इन ते तजुर्बो वठंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तजे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब फारूक तारिक साहब, ऐं हुन सां गॾोगॾु आहिनि मोनिस अहमद, पाण कराची यूनिवर्सिटी जे IR डिपार्टमेंट जा हेड आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में एज ए कॉलमिस्ट भी हैं। फारूक तारिक साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज मियां नवाज़ शरीफ का ये कहना कि अब मैं ना खामोश रहूँगा और ना ही मुझे खामोश रहने की कोशिश की जाए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, काफ़ी तल्ख़ ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की और चंदो तेज़ जुमले कहे और काफ़ी उन्होंने वो बातें कह दी जो आम तौर पे टीवी पे भी नशर नहीं होती। और ये एक नई किस्म की सूरत हाल की गमाजी कर रहा है जिसमें इस किस्म की लाइव नशरियात भी आज पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है। मेरे ख्याल में ये सूरत को ज्यादा देर नहीं चल सकती। अच्छा। नवाज शरीफ साहब जो जवाब दे रहे थे वो मेरे ख्याल उन जज साहब को भी दे रहे थे जिनके रिमार्क कल जो है वो बड़े तल्ख थे और इनको बड़ा उन्होंने जो है वो काफी इनके खिलाफ बातें की थी। तो मेरे ख्याल उनका नाम लिए बगैर आज की तकरीर उनको भी एक जवाब था जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने इनकी जमानत की मनसूखी के मौके पर जो है जो फिक्रे कहे थे। और देखिए, हुकूमत की जानब से पिछले चंद दिनों में नवाज शरीफ की जमानत कैंसिल हुई, इश्तिहारी करार दिया, समन जारी किए, तो ये जवाब है उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं को और रहनुमाओं को नैब में तलब किया जा रहा है, नए मुकदमे खोले जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में तलखी तो आनी थी और ये बात थी हुकूमत की तरफ से APC का जवाब जहाँ पे उन्होंने तंजीम साजी कर ली, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आगाज कर दिया। तो एक सीरियस चैलेंज है इस वक्त हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से और जिस किस्म की नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है जो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लोगों में काफी जो है वो जो गर्मजोशी पैदा हो रही है कि और हुकूमत को इतनी पॉपुलर हुकूमत है नहीं है, ये गैर मकबूल हुकूमत है जो महंगाई भी मुसलसल कर रही है। तो ऐसी तकरीरों की नशरियात से मेरे ख्याल में लोगों में हुकूमत के लिए कोई अच्छा, नशरियात का आप जिक्र करें तो फारूक साहब, नशरियात का आप जिक्र कर रहे हैं तो पेमरा ने अहकाम जारी कर दिए हैं कि अब ये जो है वो लाइव नशरियात नहीं चलेगी किसी भी चैनल पे। लेकिन आप नहीं समझते कि नवाज़ शरीफ का ये जो मज़ामती पासा है, क्या हम ये समझें कि अब पंजाब जो है, क्योंकि काफ़ी पंजाब कभी भी मज़ामती नहीं रहा, अब पंजाब बेस्ड पार्टी जो है वो मुल्क की सियासी हवाले से मज़ामत पे अब वो आगे बढ़ रही है? लेकिन पंजाब की मज़ामत की शक्लें मुख्तलिफ और अंदाज में नजर आती रही हैं। ऐसा नहीं कि पंजाब बिल्कुल पुरानों की गोद में बैठा हुआ था। देखें, जो अभी मियां नवाज शरीफ साहब को 2018 के इंतखाब में जो वोट मिले हैं वो पंजाब से ज्यादा मिले हैं और वो वोट डिफाइंस के मज़ामत के ही वोट थे। वो लोगों का अपना एक तरीकाकार था उन अफराद के खिलाफ जो पीछे रहकर पूरी सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे थे। तो उससे लग रहा था कि पंजाब के अंदर एक सतह पे मज़ामत का अमल जारी है और ये पिछले चंद सालों से अमल जारी था, ये कोई अचानक पैदा नहीं हुआ। और नवाज शरीफ की टोन से इस मज़ामती अमल में मजीद शिद्दत जो है वो देखने में आ रही है। ठीक है। डॉक्टर मोनिस साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का ये कहना कि अब ना मैं खामोश रहूँगा और ना ही मुझे खामोश रहने की कोशिश की जाए, क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि नवाज़ शरीफ ने अब अपने तमाम जहाज़ जो हैं वो जला दिए हैं और वो डू एंड डाई वाली सूरत हाल पे आ गए? मैं तो ये समझता हूँ और जो कि नवाज शरीफ साहब ने जो एक एड्रेस किया था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कुछ दिनों पहले,
तो उन्होंने फिक्रा इस्तेमाल किया था, एक जुमला कहा था कि अब हम कश्तियां जला देंगे, जी या कश्तियां जला के आए हैं। जी तो मगर मैं फिर ये कहूंगा कि क्या पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, बशमूल PMLN, पीपल्स पार्टी, आपके PTI, और इसके अलावा ANP, MQM, JUI, बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं, क्या ये सियासी जमातें जो हैं वो इस काबिल हैं कि कुछ तब्दीली ला सकें? अब इमरान खान साहब ने, उनकी तहरीक इंसाफ जो है, उनका जो महवर था पिछले तकरीबन 22 साल और फिर पिछले 4-5 साल से, वो तो ये था कि पाकिस्तान में तब्दीली आनी चाहिए जी। पाकिस्तान के अवाम के हालात जो हैं वो बेहतर हों, माशी हालात बेहतर हों और बदनवानी का खात्मा किया जाए, अच्छी हुक्मरानी, रियासत मदीना। जब वो कामयाब नहीं हो सके जी तो जो बाकी सियासतदान हैं, और उनकी तो पूरी तारीख है, आप सन 50 से देख लें कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, कि जो भी स्पेस मिलती है फौज को या ब्यूरोक्रेसी को या अक्सरी इदारों को, वो स्पेस जो है वो मिलती है सियासतदानों की नाअहलियत की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से। मतलब ये तो एक खुली किताब की तरह बात है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते हैं? वो आगे अपने मुकदमात का जो है वो सामना करें। इसी तरीके से जो उनका जो जारहाना जो मूड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने, डॉक्टर साहब सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपने जो ये फिक्रा कहा है कि क्या ये पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ तब्दीली ला सकने के काबिल हैं, तो आपसे ये सवाल है कि आप बताएंगे क्या ये ला सकती हैं? अगर नहीं ला सकती तो उसके सबब क्या होंगे? नहीं, देखिए, हमें पाकिस्तान के जो एक बुनियादी खैक हैं उसको देखना है कि पाकिस्तान अभी भी एक फ्यूडल ट्राइबल स्टेट है। अभी भी यहाँ पे जो अवाम में शऊर है और जो तालीम है और जो बाकी तकाजे होते हैं, एक ऐसी कौम जो कि जागी हुई कौम हो, मुर्दा कौम ना हो, वो यहाँ पे नजर नहीं आता। जो सियासतदान है वो मोरूसी सियासतदान है, वो सियासतदान सिर्फ अपने मफादात के लिए आवाज उठाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सारा एक सिनेरियो बन रहा है, ये PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के अवाम इस काबिल हैं अच्छा कि वो खड़े हों? मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं लगता। हालांकि देखें, हकीकत ये है कि जितने बुरे हालात आजकल हैं पाकिस्तान के अवाम के माशी तौर पे, कि जो बुनियादी अशिया की जो कीमतें हैं वो आसमान तक छू गई हैं। एक दिन में पेट्रोल पे 25 रुपए लीटर पे बढ़ाया जाता है, ये कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ठीक है ना? अवाम ने कुछ नहीं किया। तो सियासतदान जो है, मतलब उनको आप ब्लेम ना करें। असल जो ब्लेम करना होता है वो तो पाकिस्तान के अवाम है। ठीक है, मगर पाकिस्तान के अवाम का मसला ये है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें अवाम ही कसूरवार है। पाकिस्तान के अवाम का मसला ये है कि वो उनके अंदर, अब जैसे बाहर जो जिंदा कौमें होती हैं, मैं आपको एक मिसाल दूं कि सन 68 में, 1968 में चीनी पे जब अयूब खान की हुकूमत थी, 1 रुपया बढ़ाया गया। ठीक, खड़े हो गए लोग पाकिस्तान के। मतलब तहरीक जो थी वो अयूब खान के खिलाफ, उसमें ये भी चीज शामिल थी कि चीनी पे 1 रुपया। अब आप देखें कि 50-55 साल के बाद कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अवाम के अंदर जो एक चीज होती है कि जो कि उनको खड़ी करती है मुख्तलिफ इशूज पे, और उसके लिए फिर जाहिर है कि यहाँ के तालीमी इदारे, यहाँ का मजदूर, यहाँ के वकला, यहाँ के तलबा, सिविल सोसाइटी, वो हमें चीज नजर नहीं आ रही। तो क्या होगा? होगा ये कि कुछ दिनों के लिए, मतलब या तो अगर ये सीरियस हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, जो आपने सवाल पूछा था नवाज शरीफ के बारे में, तो भाई आप जो है, आपका अपना रहन सहन जो है, आपकी जो बेटी साहिबा है मरियम नवाज साहिबा, उनका जो रहन सहन है वो खुद कह चुकी है कि हम पाकिस्तान के हुक्मरान खानदान से हैं। उनका पाकिस्तान के अवाम के मसाइल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, उनको पता ही नहीं है
ठीक ये है, आटे दाल का भाव क्या है, वो सिर्फ बातें करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन जो होता है अपना, जी और वहां से जी आप सियासत कर रहे हैं। जी फारूक तारिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर अमर कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें अवाम जो है वो अवाम में अब मतलब वो मज़ामत नहीं रही, अवाम बिल्कुल खामोश हो चुकी है, इसी वजह से जो है वो ये मामला तो हो रहे हैं। और दूसरी बात कि ये क्या पॉलिटिकल पार्टियों में इतनी विल है कि वो इस अवाम को साथ लेकर चले? लेकिन डॉक्टर साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ये जो तारीख का पीरियड चल रहा है ये एक डिसइल्यूजनमेंट का है, डिसअपॉइंटमेंट्स का है, लोगों में मायूसियां हैं, बार बार लोग डसे गए, सियासी पार्टियों को हमायत की लेकिन उनको जवाब उस तरह नहीं मिला, तो एक डिसइल्यूजनमेंट का पीरियड चल रहा है। लेकिन लोग थोड़ा मायूसी से मुझे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जैसे लाहौर में जो मोटरवे का वाकया हुआ उसके बाद जिस किस्म का रद्द अमल फौरी तौर पे आया, उसके बाद तो CCPO क्या सारी हुकूमत को जो है वो माफिया मांगनी पड़ी और लोगों ने काफी गमो गुस्से का इजहार किया। और अब जो नवाज शरीफ साहब जबान बोल रहे हैं, जो तो उनका इंतहाई तलख लहजा है, वो भी लोगों में मौजूद इस हुकूमत के बारे में जो शऊर है उसका एक अक्स मुझे नजर आता है। अच्छा। क्योंकि हुकूमत काफी अनपॉपुलर है, लोग बात तो करते हैं बैठ के कि बड़ी महंगाई होगी, जिस तरह अभी डॉक्टर आमिर साहब ने कहा कि ये वो पीरियड है जिसमें अनप्रेसिडेंटेड महंगाई का जो है एक जो है वो सिलसिला चला है। तो लोग बात तो करते हैं लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं है अभी तक लीडरशिप के ऊपर कि ये फिर ना हमारे साथ कोई हाथ काट जाए। देखिए इमरान खान साहब को जो मुख्तलिफ रियासती इदारों की मदद से और लोगों की मदद से भी दोनों तरीकों से जब वो पावर में आए तो तब्दीली तो कहीं नजर नहीं आती। तब्दीली तो लोगों के लिए एक अजीब गाली सी बन गई है। मैं आज सुबह भट्ठा मजदूरों के एक इजलास में था और वहां पे तो एक भी मजदूर ऐसा नहीं था जो इस हुकूमत के खिलाफ बात ना कर रहा हो। और वो कह रहे थे महंगाई बहुत हो गई है, टैक्स हम देते हैं, टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगता। ये एक डिसकंटेंट तो लोगों में मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी पार्टियां मुनज़्ज़म नहीं है। और ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब की कि ये पार्टियां विरासती हैं, लीडरशिप विरासत के तौर पे नीचे आती है, कोई डेमोक्रेटिक तरीकाकार नहीं है, कोई कांग्रेसेस नहीं है, बायां बाजू वैसे कमजोर है, तरक्की पसंद कुत्ते मौजूद बहुत कम है। तो जो बुर्जुआ कुत्ते या सरमायादार जगीरदारों की पार्टियां हैं वो मुनज़्ज़म नहीं है, जिसकी वजह से तहरीक अफराद के इर्द गिर्द ज्यादा जो है घूमती नजर आती है, बजाय इसके कि वो मुतालबात। जी फारूक साहब फिर सवाल यही है ना कि क्या इस सूरत हाल में ये सियासी पार्टियां जो अब मुंतशिर हो चुकी हैं और इससे भी बढ़कर क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो नवाज शरीफ के इस नैरेटिव के साथ चल पाएगी? देखें नवाज शरीफ का नैरेटिव तकरीबन वही है जो APC में था। अच्छा। ये फजलुर रहमान भी इस किस्म की बातें करता रहा है, पीपल्स पार्टी वाले जरा मॉडेस्ट बात करते रहे हैं। अभी आपके कोयटा के जो जलसा इन्होंने अनाउंस किया, आप नजर आएगा कि लोग बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में इनके जलसों में आएंगे। वो सुनना चाहते हैं कि ये क्या करेंगे, क्योंकि लोग बहुत तंग हैं, कुछ रास्ता को ढूंढ रहे हैं। और ये जो जलसों का सिलसिला है शुरू कर रहे हैं, मरियम नवाज ने गुजरांवाले का जलसा रख दिया है और अगर कोई रियासती बड़े पैमाने पर जबर ना हुआ तो लाखों लोग आएंगे उनको सुनने के लिए। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये इस मूड को क्या ये आगे बढ़ा सकेंगे, क्या एक आम हड़ताल की तरफ ये जा सकेंगे? मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है कि ये उस तरफ का रास्ता जो है इख्तियार कर सके। ठीक है डॉक्टर अमर साहब, आज शिबली फराज ने नवाज शरीफ को के साथ कंपैरिजन किया है कि ये की सेकंड कॉपी है, फोटो कॉपी है, अब वही काम कर रहा है जो किया। तो आप समझते हैं कि इस तरह कंपैरिजन किया जा सकता है नवाज शरीफ को? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। ये गलत रविश है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, हमारे यहाँ मजहब को इस्तेमाल किया जाता है। अल्ताफ हुसैन का और नवाज शरीफ का कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकरीर थी अगस्त की 2016 की, तो उसमें तो साफ साफ उन्होंने कह दिया था भाई कि आप रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में जाके अटैक करें, आप यहाँ पे करें, वहां पे करें, उन्होंने ख्याल दिलाया। नवाज शरीफ का ये बयानिया नहीं है। नवाज शरीफ साहब की का जो लबो लहजा है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है अल्ताफ हुसैन से।
मैं देखिए इसमें मैं ये कहूंगा, मैं फिर ये बात कहूंगा जी कि हमारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो दो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे पीपल्स पार्टी और आपके ये PMLN, जी ये दो पार्टीज तो आजमाई भी हैं। तो सवाल ये कि अवाम जो है वो किसके लिए निकले फिर। इस मुल्क में एक चौथी कुव्वत की जरूरत है। अच्छा पहली कुव्वत PMLN, दूसरी कुव्वत पीपल्स पार्टी, उससे ऊपर आप आ जाएं PTI। ये तीनों आजमाए हुए हैं। अब चौथी फोर्स जो है वो कौन बनाता है? और ये बात बिल्कुल सही की डॉक्टर साहब आपकी नजर में ये चौथी कुव्वत कौन बन सकता है इस सूरत हाल? नहीं, एक मिनट, बिल्कुल सही की कि ये लोग आजमाए हुए हैं और एक एतमाद का फुकदान है। अच्छा सही, एतमाद का फुकदान है अवाम में सियासतदानों के लिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यही था कि आपने कहा कि चौथी कुव्वत को पैदा होना है, तो आपकी नज़र में चौथी कुव्वत इस सूरत हाल में कौन पैदा हो सकता है? हाँ, चौथी कुव्वत देखें, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, मसला ये है, हमारी तारीख, सियासी तारीख ये बताती है कि जब भी कोई कुव्वत उठती है, वो कुव्वत जो होती है वो डिस्क्रेडिट हो जाती है। इस मुल्क की तारीख में 72 से, मतलब जो 71 के बाद या उससे पहले भी आप कर लें, पाकिस्तान के 3 अहम पॉपुलर रहनुमा गुजरे हैं। इसमें से एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बहुत बड़ी सपोर्ट थी, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी जो है वो अल्ताफ हुसैन, कि अल्ताफ हुसैन ने किस तरीके से 88 के इलेक्शंस में अर्बन सिंध में और मतलब जो उनकी अवाम में हमायत थी। और तीसरी इमरान खान। ये तीन केस स्टडीज आप कर लें। मसला ये हुआ है कि इन तीनों ने अवाम को मायूस किया। तो मैं फिर कहूंगा कि मसला जो है वो अवाम का है। सही, अवाम उनकी बातों में क्यों आते हैं? अवाम के अंदर हिम्मत क्यों नहीं है? अवाम जो है वो अकाउंटेबल क्यों नहीं करते हैं अपने उन लीडर्स को जिनको वोट देते हैं? मरीम नवाज का नारा है वोट को इज्जत दो, नारा होना चाहिए कि वोटर को इज्जत दो। अच्छा, कि आपने वोट ले लिए, आप काउंसलर बन गए, MNA बन गए, MPA बन गए, सेनेटर बन गए, मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद अवाम को दूध काट दिया। चलिए, जो उनका रवैया अवाम के साथ। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है ना कि क्योंकि हमारे पास जमहूरियत अपने रूह की तौर पर यहाँ रही नहीं है, तो हमारे पास जो जमहूरी इदारे हैं वो ऐसा सच बने ही नहीं है, तो इसलिए जो हम मुंतखब करते हैं अपने सियासी लीडरान का, तो उस हवाले से उनका जो एहतसाब है अवामी अदालतों में, उनका एहतसाब हुआ ही नहीं अब तक, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत अपने रूह के तौर पे रही नहीं यहाँ पे। वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है, मगर सवाल ये है कि 73 साल किसी मुल्क की तारीख के लिए बहुत होते हैं। अगर 73 साल में भी यहाँ पे जमहूरियत को कोई समझ ही नहीं सका, जमहूरियत को इस्तेमाल किया गया, मजहब को इस्तेमाल किया गया, कौमी सलामती को इस्तेमाल किया गया, हुबुल वतनी को इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ के अवाम जो 22 करोड़ अवाम है, क्या वो अकल से आ रही हैं? और उसमें ये भी होता है कि अवाम को लीड कौन करे? लीडरशिप का एक वैक्यूम है इस मुल्क में। हालांकि इमरान खान साहब कहते हैं कि PTI जो है उसने मुल्क में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, लीडरशिप दी है, मगर वो नाकाम हो गई है गवर्नेंस में। ठीक है, गवर्नेंस में नाकाम हो गई है, वो नाकाम हो गई है अवाम के अंदर अवाम को रिलीफ देने में। पहली दफा ऐसा हुआ है कई सालों के बाद कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ाई गई। ठीक है, ये कभी नहीं हुआ पिछले 15-20 सालों में, और अवाम खामोश है। जी, वो कह रहे पेंडेमिक की वजह से नहीं बढ़ाई, कोरोना वायरस की वजह से नहीं बढ़ाई, मगर आपके एक्सपेंडिचर्स तो वैसे ही हो रहे हैं। ठीक है, जो करप्शन है उस पर तो काबू नहीं पाया गया। जी। अच्छा फारूक साहब, ये कल 5 MPAs की मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून की CM पंजाब से, तो आप समझते हैं कि ये काउंटर अटैक है PTI की हुकूमत का, कि अगर नवाज शरीफ जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो फिर उनकी पार्टी के अंदर भी दाड़ पड़ सकते हैं? अब असां जो राब्तो मुनक़त थियो है फारूक तारिक साहब सां, जीअं ई असां जो हिकु दफ़ो ॿीहर राब्तो बहाल थींदो त उनखां सवाल कंदासूं। डॉक्टर मोनिस अमर साहब, आप ज़रा ये बताइए कि ये जो 5 MPAs का कल से CM पंजाब से मुलाकात हुई, तो आप समझते हैं कि ये PTI का काउंटर अटैक है नून लीग के ऊपर? देखिए, ये इस तरह के हथकंडे जो है ना, ये गलत है, ये PTI को नहीं करने चाहिए कि आप वो करें, फरोग दें
जो टर्न कोड्स हैं, लोगों को तोड़े अपनी पार्टी, उनकी पार्टी से, ये पहले भी किया, ये पीएमएलएन ने भी किया है जी, ये पीपल्स पार्टी ने भी किया है, ये पीटीआई भी कर रही है। तो मकसद ये कहने का है कि क्या वजह है कि हम 73 सालों में भी मैच्योर नहीं हो सके, कि हमारे अंदर जो शऊर होना चाहिए सियासत के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, जस्टिस सिस्टम के बारे में, वो शऊर जो है वो पैदा नहीं हुआ कि सही और गलत में तमीज क्या होती है। तो सियासतदानों का तो काम ये होता है कि वो लीड करें, उनका काम ये होता है कि अच्छे बुरे की तमीज जो है अवाम के अंदर जो है वो, और फिर जो अवाम के मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, बिला तफरीक उसको वो हल करने की कोशिश करें। मगर मैंने जैसे पहले कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद उनका राब्ता अवाम से कट जाता है। जी जी, जैसे ही वो इलेक्शन खत्म होती है तो फिर वो उनके राब्ते जो है वो आवाम से कट जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमें दोबारा ज्वाइन किया है फारूक तारिक साहब ने, उनसे ये मालूम करते हैं कि क्या ये पीटीआई का काउंटर अटैक है। फारूक तारिक साहब, ये 5 एमपीएस जो नून लीग के मिले हैं सीएम पंजाब से, तो ये क्या हम ये समझें कि ये पीटीआई का काउंटर अटैक है, और अगर नवाज शरीफ ज्यादा एग्रेसिव होंगे तो उनकी पार्टी में दाढ़ भी पड़ सकती है इस तरह? ये 5 एमपीएस तो पहले भी मिलते रहे हैं, ये कोई नए नहीं मिले, और ये 5 एमपीओ को आज मुस्लिम लीग नवाज ने नोटिस भी कर दिया है, और वो अपनी सफों को कुछ ठीक भी करना चाह रहे हैं। देखें, सेनेट में आपकी इनकी अक्सरियत हो, जीत जाए गवर्नमेंट का बंदा, बलोचिस्तान में इनकी अक्सरियत हो और अपोजिशन वहाँ पे और हुकूमत वहाँ पे जीत जाए। अभी जो इलेक्शन हुआ है, ये जो दहशतगर्दी की दफात के ऊपर वोट पड़े हैं, अक्सरियत इनकी पूरे में हो और ये वोट पूरे ना कर सके, तो एक इनकी सफों में कमजोरी तो थी, जिसको आज मैंने देखा है कि कुछ नोटिस किए हैं उन्होंने सेनेटर्स को भी और इन 5 को भी। देखिए, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की एक बड़ी हामी अक्सरियत मौजूद है। पंजाब में उनका वोट बैंक पहले से ज्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ। उसमें इनकी कोशिशें कम है, हुकूमत की अपनी कारकर्दगी का जो असर है वो बहुत ज्यादा है। हुकूमत बिल्कुल नाकाम है, यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई हुकूमत है नहीं उस तरह। और फिर ये जिस तरीके से महंगाई कर रहे हैं और टैक्स कलेक्शन का सिलसिला जारी है, जो कब्जा माफिया के नाम पर आम लोगों को उनकी जगहों से महरूम किया जा रहा है, तो इन तमाम बातों का एक इफेक्ट मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल पीटीआई पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब में तकसीम कर सकेगी। ये जो 5 जाएंगे जी, इनके अपने हल्के में पड़ने वाले थे, ये तो अब रिफ्यूज ढूंढ रहे हैं, ये तो महाजर, सियासी महाजर बन के पीटीआई की तरफ जो है वो जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फारूक तारिक साहब, मोनिस अहमद साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियात ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ते वठूं था नंढी साई खां पूरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। कोरोना जो एक दफ़ो ॿीहर मुल्क में केसिस वधी रहिया आहिनि। गुज़िरियल 24 कलाकनि में 700 खां वधीक मुल्क में केसिस या सिर्फ़ु कराची में 300 खां वधीक केसिस जेके आहिनि उहे थिया आहिनि। सिंध हुकूमत हाणे सॼे सूबे में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लागू करे छॾियो आहे। उहो कराची जे 6 ज़िलनि में अॼु खां उनजी शुरूआति थी आहे। कराची जा 9 होटल्स जेके आहिनि उहे SOPs खे फॉलो न करण ते सिंध हुकूमत उन्हनि खे बि सील कयो आहे। चयो पियो वञे त हीअ का लहर आहे कोरोना जी, इहा कोरोना जी ॿी लहर आहे। छा वाकई इहा कोरोना जी ॿी लहर आहे? जे आहे त उहा केतिरी ख़तरनाक आहे? एहतियाती तदाबीर कीअं हासिल कीअं वठणु घुरिजनि? ॿियो जेके ख़ासि करे जेके प्राइमरी स्कूल्स हाणे सिंध हुकूमत ऐं सॼे पाकिस्तान में शुरू थिया आहिनि, उते इन हवाले सां कहिड़ी तदाबीर वठणु घुरिजे, इहो ॼाणींदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर फैसल महमूद, पाण आगा खान यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर्स आहिनि ऐं इन्फेक्शन डिज़ीज़िस जा माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु वॾे वज़ीर जी जेका कोरोना जे हवाले सां टीम आहे उन जा अहम रुकन पिण आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो अचानक कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है, क्या आप ये समझा जाए कि ये कोरोना की दूसरी लहर है? कहना मुश्किल है, मगर बिल्कुल हो सकती है। ये अचानक नहीं हुए, आहिस्ता आहिस्ता से हमारे केसेस कुछ दिनों से बढ़ ही रहते, और इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह दोबारा कम होने शुरू हो जाएंगे, मगर अगर कम नहीं होता तो ये हमारी दूसरी लहर पे शुरुआत ही है। फिर ये अच्छा, ये जो दूसरी लहर आप कह रहे हैं कि अब ये क्या ये दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक होगी? कि अगर होगी तो कितनी ख़तरनाक होगी? थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। जी, तो चक्कर ये है कि दूसरी लहर का मसला ये है कि ये बिल्कुल उस टाइम पे है जिस टाइम पे वैसी नज़ला खांसी ज़ुकाम ज़्यादा फैला होता है।
तो पहले तो वैसे ही मुश्किल था ये देखना बताना कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। अब ये और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आम नज़ला खांसी और कोरोना में फर्क करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तो जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोग या परेशान होकर टेस्ट कराएंगे या बेफिक्र होकर कहेंगे कि मौसमी नज़ला खांसी है और सबको फैलाते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कुछ दिन पहले हर्ड इम्यूनिटी पे एक प्रोग्राम किया था, उसमें डॉक्टर समरीन थी। उन्होंने कहा था कि हमने रेंडमली कराची में टेस्ट्स किए थे तो हमें पता चला था कि 36% जो कराची की आबादी है उसमें हर्ड इम्यूनिटी हो चुका है, उनको कोरोना हुआ है, उनको पता ही नहीं चला, उनमें कोई अलामतें ज़ाहिर नहीं हुई। तो ये 4 महीने पहले की बात है। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या कराची की जो अक्सर आबादी है उसको अगर कोरोना हो गया है तो क्या उनको अब दोबारा जो ये लहर है उनको भी खतरात होंगे जिनको पहले कोरोना हो चुका है? बिल्कुल जी, बिल्कुल खतरात हैं क्योंकि हमको ये मालूम है कि इस कोरोना वायरस के बाद दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक दफ़ा हो गया तो दोबारा नहीं होगा। और अब दुनिया में केसेस काफ़ी तौर पे क्लियर हो गया कि ये इन्फेक्शन दोबारा भी हो सकता है। जिसका मतलब है कि अगर ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, उनको पता नहीं कि कोरोना था उनको, और अगर वो बेफिक्र हो के या उनको पता था कोरोना हो, बेफिक्र हो के बाहर जा रहे हैं तो वो फिर भी उनको ये वायरस लग सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कराची के मौसम में तब्दीली आई है, रात को सर्दी में भी हल्के सा इजाफा हुआ है और नज़ला ज़ुकाम तो वैसे ही, तो फिर इसमें कैसे पहचाना जाए कि जिसको नज़ला ज़ुकाम है उसको कोरोना हो चुका है? क्योंकि जो पहले यहाँ पे रिसर्च हुई है डॉक्टर ताहिर शमसी की सरबराही में, उसमें भी ये था कि लोगों को हल्का ज़ुकाम हुआ, उनको पता ही ना चला कोरोना हो गया उनको। तो अब क्या जिसको ज़ुकाम हो, खांसी हो, वो लाजमी तौर पे कोरोना की टेस्ट कराए? ये आपने बहुत अच्छा और बहुत मुश्किल सवाल पूछा है क्योंकि वाकई आम नज़ला खांसी और कोरोना वायरस के साथ जो नज़ला खांसी होता है उसमें फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्या हम मैं यही बात कर रहा था कि जी ये अगर सेकेंड लहर अगर आएगी हमारे पास सर्दी के ज़माने में तो ये टेस्ट ये जानना बहुत मुश्किल होगा किसको कोरोना है किसको नहीं है। और इस वजह से हमारी टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है, जो हम जितना टेस्ट कर सकते हैं वो बहुत ही मुतासिर होगा इसकी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्राइमरी स्कूल्स भी खुल चुके हैं और पूरे सूबे में खुल चुके हैं अब तो क्या इस सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे आप कह भी रहे हैं कि ये कोरोना की दूसरी लहर हो भी सकती है, तो क्या सिंध हुकूमत को कुछ अरसे के लिए प्राइमरी स्कूल्स को बंद करना चाहिए उनको, ताकि जब तक ये पता ना चले कि वाकई ये दूसरी लहर है या नहीं है? क्या सजेशन देंगे आप स्पेशली बच्चों के हवाले से? जी तो देखें, है ये कि ज़िंदगी तो चलती रहनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ रोक सकता है, मगर इसमें सबसे ज़रूरी बात यह कि एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। और शुरू में जो स्कूल खोले थे फिर उसको डिले कर दिया था, उसकी वजह यही थी कि स्कूल जो है वो कुछ स्कूल एहतियात नहीं कर रहे थे और उनको थोड़ा सा और टाइम ये दिया गया था कि ये अपने SOPs को बेहतर करें। इसी तरह से जो प्राइमरी स्कूल खोले हैं, एज लॉन्ग एज आप SOPs फॉलो करें, जो टेस्टिंग होती है स्कूलों के अंदर वक्फे पे वो जारी रखें तो स्कूल खोल सकते हैं। अलबत्ता ये है कि केसेस पे नज़र तो मुस्तकिल रखा जा रहा है और अगर केसेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो स्कूल दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब 2 इवेंट आने वाले हैं मुस्तकबिल करीब में। एक तो चेहले में इमाम हुसैन है, उसमें यकीनन मजलिसी जुलूस निकलेंगे, और फिर रबीउल अव्वल का इवेंट आने वाला है। तो अगर ये कोरोना की दूसरी लहर होगी तो आप क्या समझते हैं कि अगर इसमें SOPs पे फॉलो नहीं किया गया तो फिर किस हद तक खतरात बढ़ सकते हैं? तो जब भी लोग मिलते जुलते हैं, चाहे वो ऐसे मजहबी तकरीबात के अंदर या इवन घर पे दावत के अंदर, तो केसेस बढ़ने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। और अगर आप SOPs फॉलो ना करें तो केसेस बढ़ सकते हैं। अब ये ज़रूर है कि 14 अगस्त भी गुजरा है, मुहर्रम भी गुजरा है, हमारे केसेस उसके बाद थोड़े से ज़रूर बढ़े थे मगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, मौसम ठंडा होता रहता है, हवा में नमी कम होती रहती है, तो वायरस का फैलाव ज़्यादा आसान हो जाता है। और इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि अब डेफिनेटली एहतियात करें। और जैसे जैसे केस बढ़ते रहते हैं आपके माशरे के अंदर तो फैलने के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ज़रा अभी भी कन्फ्यूजन है कि हिंदुस्तान और हमारा मौसम एक जैसा है, बांग्लादेश और हमारा मौसम एक जैसा है, हमारे तकरीबन हमारी खुराक एक जैसी है, फिर वहाँ केसेस एकदम बढ़ रहे हैं, हमारे पास केसेस बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। इसका क्या सबब है? और दूसरा, अब क्योंकि मौसम तब्दील होने वाला है तो क्या सर्दी का असर इस वायरस पे होगा?
तो मौसम का ये है कि हमको पता है कि जो वायरसेस नज़ला खांसी से फैलते हैं, जिसमें मौसमी कोरोना वायरस भी शामिल है, ये वाला कोरोना वायरस शामिल है, फिर इन्फ्लुएंजा या फ्लू वाले वायरसेस हैं, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं, वो सर्द मौसम में ज़्यादा आराम से फैलते हैं। तो हो सकता है कि जब सर्दी आएंगी तो ये ज़्यादा फैलेगा। अब इसका हतमी जवाब तो किसी को नहीं पता, ये सब हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, बट ये जब वक्त आएगा तो वाकई पता लगेगा। जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो इसमें दो अहम चीजें हैं। एक तो ये कि इंडिया में टेस्टिंग काफी ज्यादा हुई है पाकिस्तान के बरक्स। उन्होंने अपनी टेस्टिंग के जो तरीकेकार हैं उसको थोड़ा सा तब्दील किया था। तो शुरू में जो आपको बहुत सारे केसेस मिल रहे थे वो इसी वजह से थे क्योंकि वो टेस्ट ज्यादा कर रहे थे, ज्यादा लोगों को ढूंढ रहे थे। इसके साथ साथ ये वायरस हमको मालूम है कि ऐसे जगहों पे ज्यादा फैलता है जहाँ पे लोग करीब करीब रहते हैं। और पाकिस्तान के बरक्स हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं, और पाकिस्तान में तो हमारे गिने चुने 4 या 5 बड़े शहर हैं। तो इस वजह से ऑब्वियसली वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और फैलने के चांसेस भी ज्यादा हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे कोरोना जो है वो ज़्यादा फैला है पूरी दुनिया में। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी रिसर्च आई हैं, वो इम्पीरियल कॉलेज लंदन की हो या खुद WHO की जो सजेशंस थी, हमने उस पर एज सच अमल भी ना किया, लेकिन फिर भी यहाँ कोरोना बिल्कुल ही ख़त्म, यानी केसेस कम हो गए। क्या सबब था? हमारे लोगों का इम्यूनिटी बेहतर है, मौसम का असर हुआ, आखिर क्या हुआ कि एकदम कोरोना जो है वो बिल्कुल ही उसके केसेस रुक गए? जी, तो आई डोंट थिंक इम्यूनिटी का इतना ताल्लुक है इसमें जितना कि ये है, और कोई एक चीज नहीं है, ये बहुत सारी चीजें। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर केसेस निस्बतन देर से आए थे दूसरे ममालिक के को जब कंपेयर करें, जिसका मतलब है जो हमारे पास पहले भी केस आया तो हमने फौरन ही यहाँ पे एटलीस्ट उनके अंदर लॉकडाउन कर दिया था। और याद रखें कि अगर आपने एक केस को आज दूसरे लोगों से बचाया है तो इसका मतलब है आगे अगले हफ्ते 2-3 हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोग बच जाएंगे इस इन्फेक्शन से, क्योंकि एक जो है वो 2 को फैलाता है, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। तो एक तो ये वजह इसकी सबब है। दूसरी ये कि हमारी टेस्टिंग भी हमने एकदम से बहुत बढ़ा दी थी ईद के बाद, जिस वजह से बहुत सारे लोग मिले भी और उनको हमने आइसोलेट भी कर दिया, अलग भी कर दिया। इसके इलाज जो है उसके ऊपर हमारा हमारा लकली चूंकि केसेस देर से आए थे तो इसके इलाज के तरीकेकार भी हमको से मालूम थे और बचाव के तरीकेकार भी मालूम थे। तो एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें जिस वजह से ये रोका था। और ऐसा नहीं कि हमने ये नहीं फॉलो किया जो कि WHO ने कहा या इम्पीरियल कॉलेज ने कहा। एक हद तक आइसोलेशन, मास्क, अगर कोई कांटेक्ट में आया तो उनकी ट्रेसिंग, ये सब तो चल भी रहा था और उस वक्त भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। डॉक्टर साहब, आप वज़ीर आला टास्क फोर्स के अहम रुकन भी हैं और अभी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का इनेकाद किया है। एक तो ये बताइए कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन क्या है? अब क्या सिर्फ उस घर को ही लॉकडाउन किया जाएगा जिसमें केसेस होंगे, और ये अगर दूसरी लहर फैलती है तो फिर क्या बढ़ेगा? माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन से आप लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं? तो देखिए, ये माइक्रो लॉकडाउन ये पहले भी हो रहे थे। जब केसेस बढ़े तो बस जो हिदायत है वो ये कि उसको थोड़ा सा सख्त कर दिया जाए। और माइक्रो लॉकडाउन में नॉर्मली होता है कि अगर किसी एक घर में कोई कोरोना का पेशेंट हो तो उस घर में जो लोग हैं उनसे कहते हैं हम बाहर ना जाएं। अलबत्ता यह है कि अगर आपके मोहल्ले में 4-5 घर हैं तो बेहतर है कि पूरे मोहल्ले को आप फिर लॉकडाउन में डाल दें, ताकि वो निस्बतन आसान होता है ऐसा करना। तो माइक्रो लॉकडाउन की जो मंतक है वो ये है। क्या हम कंप्लीट लॉकडाउन में जाएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर केसेस बहुत ही खराब, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं तो शायद कुछ अरसे के लिए एक लॉकडाउन करने की जरूरत पड़े, मगर अभी फिलहाल तो उसके कोई आसारात नजर नहीं। डॉक्टर साहब, क्या तजवीज़ देंगे आपके इस सूरत हाल में कि जब कोरोना की दूसरी लहर का इम्कान है, किस तरह की तदाबीर अपनानी चाहिए? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जो इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए और बचाव के लिए जो एहतियाती तदबीरें हैं वो हम ही को करना है, जो हम बाशिंदे हैं। और इसमें बहुत सिंपल चीजें, मास्क पहनना शामिल है। लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल छोड़ दिया है। घर से कम निकलें, जितना जो जरूरत है तो फिर निकलें। और हाथ साफ रखें, मुंह, आँख, नाक को ना छुएं। तो ये सिंपल चीजें जो हम शुरू से कह रहे हैं वही अभी तक चल रहा है। और याद रखें, वैक्सीन जो है उसकी ट्रायल तो हो रहे हैं, मगर आपके कुछ तहकीक ये बताती है कि मास्क जो है वो शायद वैक्सीन जितना ही फायदेमंद होगा।
और तो ऐसा नहीं कि आप वैक्सीन का इंतजार करें, वैक्सीन के तो बचेंगे, अभी से मास्क पहनना शुरू करें, वैक्सीन के बाद भी प्रॉब्लम मास्क पहनना ही पड़ेगा आपको। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन सां गॾु के प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पतो असद मुमताज़ रिक्टी ॾींदा इजाज़त। अला भाई।